हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन को, जो कि एक महेश कुमार वर्णवाल की किताब पर आधारित है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वन्य तथा वन्य जीव एवं पर्यावरण के संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है। इसी के संदर्भ में हम जानेंगे इस किताब के अंतर्गत यह हमारा 9वां अध्याय रहेगा। 9वें अध्याय के अंतर्गत जानेंगे वनों के संदर्भ में कि वनों की मध्य प्रदेश में वनों के विस्तार, वन्य जीव के बारे में, पर्यावरण से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सब के बारे में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वनों का पर्याय ही जानते हैं कि वनों के संदर्भ में क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वनों से अभिप्राय ऐसे व्यापक क्षेत्र से होता है जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित होता है और वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की संपूर्ण जैविक क्षमता में सुधार और उसका विकास करता है। तो वनों से क्या अभिप्राय होता है? वन ऐसे व्यापक क्षेत्र होते हैं जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित होते हैं और वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की संपूर्ण जैविक क्षमता में सुधार और उसका विकास करते हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य भी है। तो मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है और यह सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य भी है, जहाँ पर वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र जो है वह 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% कवर करता है और जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.4% कवर करता है। राज्य के वन यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और वर्ष 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो वानिकी क्षेत्र में इसका अंश रहा था वह 2.22% रहा था। अब जानते हैं देश की तुलना में मध्य प्रदेश के जो वन हैं उनके बारे में जानते हैं कि भारत और मध्य प्रदेश के वनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि इसके भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए तो सर्वप्रथम जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वह 32,87,469 इसका वर्ग किलोमीटर ये भौगोलिक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का वहीं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें भारत के वन क्षेत्र को देखा जाए तो इसका जो वन क्षेत्र है वह 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वह 94,689 वन क्षेत्र है। अब वन क्षेत्र के प्रतिशत को जाने कि भारत का 24.56% है और जो कि मध्य प्रदेश का 30.72% इसका वन क्षेत्र यहाँ पर है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वह गैर वन क्षेत्र है, जो कि 72.09% है। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर 11.88% पर खुले वन पाए जाते हैं। फिर मध्यम वन जो पाए जाते हैं 11.10% पर और अति सघन वन पाए जाते हैं जो 2.16% पर और झाड़ियाँ जो पाई जाती है 1.77% पर यह झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो गैर वन क्षेत्र जो है 72.09% है, अति सघन वन क्षेत्र 2.76%, मध्यम सघन वन 11.10%, खुले वन 11.88% और झाड़ियाँ 1.77% हैं। तो यह मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों का विस्तार है। अब वन स्थिति मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में जानते हैं कि 2021 के संदर्भ में इस रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा भूमि उपयोग के प्रकार के आधार पर मध्य प्रदेश में भूमि उपयोग के प्रकार के आधार पर इसके क्षेत्रफल और प्रतिशत को दर्शाया गया। तो सबसे पहले इसका कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है वह 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके भूमि उपयोग के लिए जो रिपोर्टिंग की गई है वह 30,756 प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। इसका जो वन क्षेत्र है वह 8,708 किलो प्रति हेक्टेयर है और जो 28.31% आता है। भूमि जो कि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है 3,504 प्रति हेक्टेयर। स्थायी चारागाह या अन्य चारागाह योग्य भूमि है 1,337। विभिन्न पेड़ फसलों व ग्रोव के तहत भूमि जो आती है वह 20 हेक्टेयर है। संवर्धित बंजर भूमि जो है वह 967 है। और फिर आता है परिवर्ती भूमि के लिए अतिरिक्त अन्य परिवर्ती भूमि वह 486 है। वर्तमान में अन्य प्रति भूमि जो आती है वह आती है 543 आती है। और फिर आती है बोया क्षेत्र पर जाने वाला क्षेत्र जो शुद्ध क्षेत्र है वह 15,191 प्रति हेक्टेयर क्षेत्र और 49.39% यह पूरा करता है।
अब आता है कि अब हम जानते हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र के संदर्भ में जानते हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत इसके रिपोर्ट को संदर्भ में देखते हैं कि 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया हुआ था, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में 77,492.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% क्षेत्र को कवर करता है। वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 6,694.95 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन, 34,209.02 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन एवं 36,618.63 वर्ग किलोमीटर पर खुले वनों का विस्तार है। तो यह वन आच्छादित क्षेत्र के संदर्भ में। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के वन कवर क्षेत्र के बारे में कि वन कवर क्षेत्र कितना है। कि वन क्षेत्र रिपोर्ट के अंतर्गत राज्य में 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% पूरा करता है। आरक्षित, संरक्षित, अव्यवस्थित वन क्षेत्र क्रमशः 65.36%, 32.84% और 1.80% है, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए भौगोलिक आंकड़ों में केवल 88,956 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही वनों का विस्तार पाया जाता है। अब आता है वनों के कार्बन स्टॉक के बारे में कि राज्य में वनों का कार्बन स्टॉक जो है 609.25 मिलियन टन है, जो देश के कुल वन कार्बन का 8.46% होता है। अब आता है कि वन क्षेत्र रिपोर्ट के अंतर्गत वन कवर को देखते हैं, जो 2021 के संदर्भ में है कि अति सघन वन जो है वह 6,251 क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। मध्यम सघन वन है जो 23,195 वन क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। खुले वन जो है वह 28,326 क्षेत्र में 26 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका जो टोटल विस्तार है वह 64,772 आता है। अब आता है कि वन क्षेत्र की जो रिपोर्ट है, वन क्षेत्र रिपोर्ट के अंतर्गत जो बाहर से वन कवर किया गया है, जैसे अति सघन वन का जो आता है वह 414 है, मध्यम वन सघन वन का 4,014 है, खुले वन का आता है 3,253, जिसमें टोटल 12,721 इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें आता है कि कुल वनाच्छादित जो क्षेत्र है वह आता है जैसे 77,493, वृक्ष क्षेत्र जो आता है 8,054 और कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में यह जो आता है 85,547। राज्य में वन एवं वृक्ष का जो क्षेत्र है वह 25.14%, इसमें राज्य में वन एवं वृक्ष का क्षेत्र आता है। अब आता है कि अब जानते हैं कि विभिन्न जिलों के अंतर्गत जो वनाच्छादन है वह क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जिला आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर में यहाँ पर 3,182 है भौगोलिक क्षेत्र है और यहाँ पर 2021 के मूल्यांकन के अनुसार यहाँ पर अति सघन वन जो है वह 0% है। मध्यम सघन वन 207.29 है, खुले वन 474.06 और कुल क्षेत्र इसका 681.35% है। इसी तरीके से अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, ढिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, इनके अंतर्गत इसमें विभिन्न जिलों में वनाच्छादन को दिखाया गया है। अब आता है हम इसके एक ओवरव्यू को लेते हैं कि विभिन्न जिलों में वनाच्छादन क्षेत्रफल के अंतर्गत इसमें जो दिया गया है कि विभिन्न जिलों में जो वनाच्छादन है, तो वनाच्छादन जो दिया गया है कि इसमें क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। इसी तरीके से ये सभी जिले हैं जिसमें शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ सभी के वन क्षेत्र को दिया गया है, एक डेटा को दिया गया है। अब आता है इसके अंतर्गत फिर देखते हैं वन आवरण जो है, वन आवरण को भी दिया गया है कि अति सघन वन का कितना % है, फिर मध्यम सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ, गैर वन क्षेत्र, कुल इसकी जो रिपोर्ट दी गई है उसके संदर्भ में देखा गया है। फिर अब आता है कि राज्य में जो कुल वन क्षेत्र हैं वह 10 किलोमीटर वर्ग
वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि देखी गई है। तो इस रिपोर्ट में यह इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2021 में ISFR की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई उसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र में 10 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अब देखते हैं इसमें प्रदेश में वनों के घनत्व के आधार पर जो क्षेत्रफल है, जिसमें अति सघन वन का एक कंपेयर की गई है 2015, 2017 और 2019 और 2021 के आधार पर। इसी के साथ ही इसमें जो मध्य प्रदेश में जिलेवार वनों की स्थिति में क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया गया है, इसको जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो याद करने में भी आसान रहेगा। कि बालाघाट में अधिकतम वन क्षेत्र आता है, उसके बाद आता है छिंदवाड़ा, फिर आता है बैतूल, फिर आता है शिवपुर, फिर आता है सिवनी। फिर इसी के साथ ही न्यूनतम वन क्षेत्र में आता है उज्जैन, फिर आता है शाजापुर, फिर रतलाम, राजगढ़, दतिया। मतलब अधिकतम वन क्षेत्र में बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, शिवपुर, सिवनी। न्यूनतम वन क्षेत्र में आता है उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, दतिया आता है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा आगे की ओर, देखते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्र और न्यूनतम वन क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जिसमें अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वह बालाघाट है, जिस तरीके से वह प्रतिशत उसमें भी है। फिर आता है शिवपुर, फिर उमरिया, मंडला, सीधी आता है। इसी के साथ ही न्यूनतम वन क्षेत्र में आता है उज्जैन, फिर आता है शाजापुर, फिर रतलाम, राजगढ़, मंदसौर इसके अंतर्गत आता है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह बालाघाट आता है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है। सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह भी बालाघाट है और सर्वाधिक खुले में वन क्षेत्र वाला जिला जो है वह भी शिवपुर आता है। तो सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट, सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला भी बालाघाट है और प्रतिशत की दृष्टि से भी बालाघाट का जिला आता है और उसके साथ ही अधिकतम वन क्षेत्र में भी बालाघाट आता है और सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला शिवपुर है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण को एक नज़र से देखें कि मध्य प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिन्हें 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जिसके अंतर्गत पहला आता है जलवायु के आधार पर, दूसरा आता है प्रादेशिक आधार पर, तीसरा आता है प्रजाति के आधार पर और चौथा आता है प्रशासनिक के आधार पर। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का क्या वर्गीकरण है। कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इसके अंतर्गत आते हैं। प्रादेशिक के आधार पर देखते हैं तो विंध्य कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, मोरैना शिवपुरी पठार इसके अंतर्गत आते हैं। प्रजाति के आधार पर देखा जाए तो साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन आते हैं। प्रशासनिक के आधार पर देखा जाए तो संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए तो अब जानते हैं एक एक करके, एक एक को देखते हैं कि जलवायु के आधार पर वनों के वर्गीकरण को, जलवायु के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत यह 3 तरीके हैं। जिसमें पहला आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसका जो क्षेत्र है, जिसका वनावरण है 88.65% है। फिर आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसका जो वनावरण है 8.97% है। फिर आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जिसका जो वनावरण है 2.38% इसके अंतर्गत आता है। अब एक एक करके जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में कि इनका प्रतिशत कितना है और यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और इनका जो विस्तार है किस किस जिले में है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राज्य के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये वन मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 88.65% भाग को कवर करते हैं और इनका विस्तार सागर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन में पाया जाता है, जो मुख्यतः सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है उनका जो विस्तार है वह राज्य के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 8.97% भाग को कवर करते हैं और इन वनों का विस्तार जो है वह मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, ढिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर में पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः साल, बांस, महुआ, बीजा, हर्रा आदि बीज वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। अब आता है तीसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन के बारे में कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो होते हैं वो राज्य के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है।
है। ये वन मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 2.38% भाग में विस्तृत होते हैं। इन वनों का विस्तार शिवपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया में पाया जाता है और ये मुख्यतः बबूल, शीशम, हर्रा, पलास आदि के वृक्ष इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। अब देखते हैं प्रादेशिक के आधार पर। प्रादेशिक के आधार पर जो 3 तरीके के देखे हुए हैं, कैमूर श्रेणी, विंध्य कैमूर श्रेणी, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा आता है मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी। तो इसके अंतर्गत पहले ही आती है कि विंध्य कैमूर श्रेणी। विंध्य कैमूर श्रेणी वह वन क्षेत्र होता है जहां बिरल वन के रूप में विस्तृत है, जो दमोह और सागर जिले में पाई जाती है। अब आती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो द्वितीय नंबर की है, जहां पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और इन वनों का विस्तार सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले में है। फिर तीसरे नंबर पर आती है मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी, जिसमें सर्वाधिक विस्तार कटीले एवं झाड़ी युक्त वन पाए जाते हैं और इन वनों का विस्तार शिवपुरी, भिंड, मुरैना जिले में किया जाता है। तो यह प्रादेशिक के आधार पर है। अब जानते हैं प्रजाति के आधार पर, जिसके अंतर्गत आते हैं साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन आते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं साल वन के बारे में कि साल वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष होते हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, ढिंडोरी, शहडोल जिले में पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 4.15% भाग को कवर करते हैं। अब सेकेंड नंबर पर आते हैं सागौन वन, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष होते हैं, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना जिलों में पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 19.36% भाग पर सागौन वन पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा गया था कि सर्वाधिक वनों का विस्तार वनों का विस्तार सर्वाधिक रहता है। अब आता है सागौन वन के संदर्भ में यह क्वेश्चन आया हुआ था। अब आता है हमारा मिश्रित वन के बारे में कि ये उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन होते हैं, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर और भोपाल जिले में पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 58.49% भाग पर मिश्रित वनों का विस्तार किया गया। अब आता है हमारा कि मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार और क्षेत्रफल को देखें कि जिसमें सर्वाधिक आता है सागौन, जो 19.36% है, जो 18,332 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। फिर आता है कि साल वन जो है वह 14.15% क्षेत्र पर विस्तृत है। मिश्रित व अन्य वन जो है वो 58.49% पर है। फिर आता है खुला क्षेत्र जो है वो 18% क्षेत्र पर है, जिसका कुल योग 100% इसके अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है वह 94,689 क्षेत्रफल को कवर करता है। अब आता है कि प्रशासनिक के आधार पर हम वनों के वर्गीकरण को देखते हैं कि प्रशासनिक के आधार पर कौन कौन से हैं, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन को देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं आरक्षित वन के बारे में कि आरक्षित वन वे वन होते हैं जिनको राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के में रहते हैं। इन वनों में लकड़ियों के एकत्रण और मवेशियों को चराने के लिए लोगों को प्रवेश वर्जित है। राज्य में 61,886.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आरक्षित वन पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 65.36% भाग को कवर करते हैं। अब आते हैं हमारे सेकेंड नंबर फिर जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन का जो क्षेत्र है वह खंडवा वन क्षेत्र है और न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वह छतरपुर वन क्षेत्र इसके अंतर्गत पाया जाता है। अब आता है दूसरे नंबर पर संरक्षित वन। संरक्षित वन वे वन होते हैं जो राज्य सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में रहते हैं, परंतु स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने और मवेशियों को चराने की अनुमति होती है और राज्य में 31,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर संरक्षित क्षेत्र का विस्तार है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 32.84% हिस्सा कवर करते हैं। प्रदेश की वैधानिक स्थिति को देखा जाए तो उसमें आरक्षित वनों का जो विस्तार है वह 65.36% है और संरक्षित वन का विस्तार 32.84% और अवर्गीकृत जो वन है वह 1.80% है। अब जानते हैं तीसरे नंबर पर जो आते हैं अवर्गीकृत वन के बारे में। अवर्गीकृत वन के अंतर्गत वे वन क्षेत्र आते हैं जहां पर वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और राज्य में 1705 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 1.8% क्षेत्र कवर करते हैं। तो यह मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण है, जिसमें जलवायु के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रशासनिक के आधार पर निम्न तरीके से देखा हुआ है।
अब आता है कि मध्य प्रदेश की वन नीति के संदर्भ में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम 1860 में हुई थी। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रथम राज्य है जहां ब्रिटिशकालीन वन नीति 1894 का क्रियान्वयन हुआ था। जो ब्रिटिशकालीन नीति है वह 1894 में मध्य प्रदेश में ही इसका क्रियान्वयन हुआ था। प्रदेश में प्रथम वन नीति को वर्ष 1952 में लागू किया गया था। इसके पश्चात 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति को घोषित किया गया था। अब नई वन नीति आई, उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, जिसके अंतर्गत पहला उद्देश्य आता है कि वनाश्रित परिवारों हेतु वन आधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता सुनिश्चित को अवसर सृजित करना। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि सीमाओं के समस्त लंबित विवादों का निराकरण करते हुए वन क्षेत्रों के व्यवस्थान करना व वनखंडों का सीमांकन पूर्ण करना है। फिर तीसरे नंबर पर आता है कि वर्तमान में व्यवस्थापित अतिक्रमित क्षेत्रों में शीघ्र सीमांकित करना और भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना है। और इसके अंतर्गत फोर्थ नंबर का आता है कि वन ग्रामों और राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए कार्यवाही पूर्ण करना। फिफ्थ नंबर पर आता है कि वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए संचार सुविधाओं का विस्तार करना। और सिक्स नंबर पर आता है कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। यह वन संरक्षण नीति जो आई हुई थी वन नीति 2005 में, जो 4 अप्रैल 2005 को इस नीति को गठित किया गया था, जो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन जो है वह राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को स्वीकार किया हुआ था। प्रदेश में वन सुरक्षा और वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश में 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया था, जिसमें 3 प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 3 तरीके की जो नीतियां हैं, जिसमें पहली नीति आती है ग्राम वन समिति, दूसरी आती है वन सुरक्षा समिति और जो चौथी आती है इको विकास समिति। ग्राम वन समिति में समितियों का जो क्षेत्र होता है 9,784 होता है, जो 37,799 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को प्रबंधित करती है। फिर आती है वन सुरक्षा समिति, जहां पर समितियों का जो क्षेत्र है वह 4,773 है, जो प्रबंधित क्षेत्र करती है 73,625 वर्ग किलोमीटर को। और इको विकास समिति जो होती है वह 1,051 समितियों का क्षेत्र होता है, जो 5,529 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को यह प्रबंधित करती है। अब आता है, सबसे पहले तो जानते हैं वन सुरक्षा समिति के बारे में कि वन सुरक्षा समिति के संदर्भ में जानें कि वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में वनखंड सीमा में 5 किलोमीटर दूर तक विस्तृत ग्रामों में आने वाली समितियों को वन सुरक्षा समिति कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें नियमित वानिकी कार्यों के अंतर्गत वन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है ग्राम वन समिति, जो वही समिति होती है जहां पर बिगड़े वन क्षेत्रों में वनखंड सीमा से 5 किलोमीटर दूर विस्तृत ग्रामों में आने वाली समितियों को ग्राम वन समिति कहा जाता है। ऐसे वन क्षेत्र जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गए हों और जिनका पुनर्नवीकरण किया जाना आवश्यक होता है। अब तीसरे नंबर पर आती है इको विकास समिति, जो राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में सभी ग्राम और उनकी बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के स्थित ऐसा ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर पड़ता है तथा बफर क्षेत्र में समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंधन तथा जन सहयोग को प्राप्त करने हेतु बनाई गई समिति को इको विकास समिति कहा जाता है। तीनों प्रकार की जो समितियां होती हैं वह कुल इनकी जो कुल संख्या है वह 15,608 है और यह जिनके द्वारा 46,953 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का प्रबंधन किया जाता है। यहाँ पर यह वन प्रबंधन के संदर्भ में है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राज्य वन विकास अभिकरण के संदर्भ में कि राज्य वन विकास अभिकरण के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का जो गठन किया हुआ था वह 19 अप्रैल 2010 को किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से बिगड़े वन क्षेत्रों तथा रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण से अधिक सुदृढ़ एवं विकसित करना है। अब आता है इसके अंतर्गत अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में जानते हैं कि यह प्रदेश में वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। इसमें क्षेत्रीय वन इकाइयों के अंतर्गत आता है जिसमें वृत्त, वनखंड, उप वनखंड, परिक्षेत्र, उप वन परिक्षेत्र और परिसर को बताया गया है, जिसमें 16 वृत्त है। वन मंडल 63 में वर्गीकृत है, उप वन मंडल 135 है, वन परिक्षेत्र 473 है, उप वन परिक्षेत्र 1871 है और परिसर जो आता है वह 8,286 इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है वन संबंधी कुछ अधिनियम भी हैं, जिसके अंतर्गत कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं जो वनों की सुरक्षा और संरक्षा के संदर्भ में है। कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सबसे पहले जानते हैं कि वनों की उपज के अभिवहन एवं शुल्क से संबंधित यह अधिनियम राज्य में 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत वन संरक्षण या प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 2015 और मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम 4 जून 2015 को लागू किया गया। अब आता है हमारा दूसरा अधिनियम आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं वन्य जीवों, पक्षियों, पादपों के संरक्षण या आनुषंगिक विषयों के उपबंध करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था, जिसे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 1974 को लागू किया गया। अब तीसरे नंबर पर आता है कि मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनिमय अधिनियम जो 1984 में पारित किया गया था। यह अधिनियम वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए आरा मिलों की स्थापना और प्रवर्तन सक्रिय या काष्ठ चिरान के व्यापार को लोक हित में विनियमित करने के उद्देश्य से 15 दिसंबर 1983 को इसका गठन किया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1960 के बारे में। यह संरक्षण अधिनियम वनों के संरक्षण और उनसे जुड़े विवादों के लिए और उससे सहायक या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु 25 अक्टूबर 1980 को इसे लागू किया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट अधिनियम मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनिमय अधिनियम जो 1969 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत इमारती लकड़ी को छोड़कर समस्त वनोपज के व्यापार विनिमय के उद्देश्य से 1 नवंबर 1969 को इसे लागू किया गया। अब आता है मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार विनिमय अधिनियम 1964 के बारे में। यह अधिनियम तेंदुपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमित करने और तेंदुपत्ता व्यापार में राज्य का एक अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से 28 नवंबर 1964 को इसे लागू किया गया। अब आता है कि मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम 1974 के बारे में। यह अधिनियम मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने और उससे संबंधित विषयों के लिए 1 अक्टूबर 1973 को लागू किया गया। फिर आता है मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 के बारे में। यह अधिनियम प्रदेश में निजी या राजकीय वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2001 को लागू किया गया था। अब आता है जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में। यह जो अधिनियम है यह अधिनियम जैविक संसाधनों तथा अनुसंधान एवं जैविक संरक्षण को सहज एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से 21 नवंबर 2004 को लागू किया गया था। इसके संदर्भ में है। अब पढ़ते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि IIFM की जो स्थापना है वह वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वह पंकज श्रीवास्तव हैं। इसके वर्तमान में निर्देशक कौन है? पंकज श्रीवास्तव। यह संस्थान विभिन्न सेवाओं एवं संस्थानों से संबंधित व्यक्तियों को वानिकी विकास के प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत ये निम्न तरीके की हैं, जिसमें पहली आती है भारतीय वन सेवा, दूसरी आती है वन विभाग, तीसरा आता है वन विकास निगम, चौथा आता है वनों से संबंधित उद्योग। अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी स्थापना प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट जो वर्ष 1972 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 को की गई थी, जिसका उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों में उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित करके वनों की उत्पादन क्षमता या गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मिशन, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन के बारे में, कि इसकी जो स्थापना है या इसका जो गठन किया गया था वह 3 जुलाई 2013 को किया गया था, जिसमें बांस आधारित उद्यमिता या विकास योजना के अंतर्गत नर्सरी विकास, असंगठित बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों की दक्षता बढ़ाना तथा कार्यशाला या बांस बाजार आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना कि इसके अंतर्गत किया जा रहा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मिशन, जिसमें दूसरा देखते हैं कि राज्य लघु वनोपज व्यापार या विकास सहकारी संघ के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन वर्ष 1984 में किया गया था। वर्ष 1989 में प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण और व्यापार दोनों कार्य इसी संस्था के द्वारा किए जाते हैं, परंतु वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया,
जिसके अंतर्गत लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य कमजोर वर्गों के ग्रामीणों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज संग्रहण या विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किए जाने वाले निर्णय लिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट अनुसंधान आता है राज्य वन अनुसंधान के बारे में। राज्य वन अनुसंधान जो है वह जबलपुर में स्थित है, जिसे वर्ष 1963 में यह अस्तित्व में आया था। यह संस्थान वन, वनस्पति, वन संवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीक, जैव विविधता, वन अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापकी, वन पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों पर शोध तकनीक विकसित कर उनके प्रचार प्रसार का कार्य करता है और इस संस्थान द्वारा वानिकी संदेश तथा वन धन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट आता है लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र के बारे में। यह अनुसंधान केंद्र की स्थापना वरखेड़ा पठानी भोपाल में कांठनीय वनोपज की गुणवत्ता के मानकीकरण एवं औषधियों के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी, जिसके द्वारा विंध्य हर्बल ब्रांड के अंतर्गत आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है। अब पढ़ते हैं संजीवनी केंद्र के बारे में कि मध्य प्रदेश में औषधि पौधों के प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन के लिए 28 संजीवनी विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इन विक्रय केंद्रों के अंतर्गत प्रसंस्कृत लघु वनोपजों तथा औषधीय उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख वानिकी संस्थान के बारे में देखते हैं, जिसमें संस्थान और क्षेत्र आते हैं। जिसमें पहला जो संस्थान है वह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह जबलपुर में स्थित है। फिर दूसरा आता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। फिर इसका नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वह जबलपुर में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज 1979 में यह बालाघाट में स्थापित किया गया और मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज जो 1980 में स्थापित किया गया वह बैतूल में और मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव स्कूल जो है वह शिवपुरी में स्थापित किया गया। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख वानिकी संस्थान है और उनके जो स्थापना का डेट और उनके क्षेत्र के संदर्भ में है। अब पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमुख वृक्ष एवं वनोपज के बारे में। तो सबसे पहले वृक्षों के बारे में और उनके वनोपज के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले आती है भिलावा वृक्ष के संदर्भ में पढ़ते हैं, जिसे सेमिकॉर्पस एनारकोडियम कहा जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक भिलावा वृक्ष पाए जाते हैं और ये वृक्ष बहुउपयोगी होते हैं, जिनका उपयोग स्याही, पेंट और औषधि निर्माण में किया जाता है। जो भिलावा वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं? छिंदवाड़ा में, तथा इनका उपयोग स्याही, पेंट और औषधि निर्माण में किया जाता है। अब आता है साल वृक्ष के बारे में जानते हैं। साल वृक्ष जो सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। यह मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक साल वृक्ष लगभग 50% हिस्से पर पाए जाते हैं, जो प्रदेश में अधिकांशतः लाल पीली मृदा जो मंडला, ढिंडोरी, होशंगाबाद जिलों में पाए जाते हैं और साल के वृक्ष बोरर नामक कीट के लगने से नष्ट हो जाते हैं। अब हमारा तीसरे नंबर पर आता है सागौन, जिसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। यह प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष काली मृदा के उत्तरी क्षेत्र होशंगाबाद जिले की बोरी घाटी में 3.2 मीटर की परिधि में पाए जाते हैं और इनका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है बांस, जिसे बाम्बू शाइट कहा जाता है। प्रदेश में बांस दक्षिणी पूर्वी भाग के शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद जिलों में पाए जाते हैं और देश में मध्य प्रदेश का बांस उत्पादन में दूसरा स्थान रहा है और यह प्रति वर्ष लगभग 50 लाख टन बांस का उत्पादन करते हैं। अब आता है तेंदुपत्ता के बारे में। तेंदुपत्ता जो डायोस्पायरस या मेलेनजाइलोन है, यह देश में तेंदुपत्ता का उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में औसत वार्षिक तेंदुपत्ता उत्पादन लगभग 25 लाख मानक बोरा होता है, जो देश के कुल वार्षिक उत्पादन का लगभग 25% होता है, तथा इसका जो मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण है वह 1964 में हुआ था। अब आता है हमारा नेक्स्ट औषधि हर्रा के बारे में। हर्रा ये जो है वह टर्मिनेलिया चेबुला इसका नाम है। यह मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, शिवपुरी, शहडोल जिलों में वनों से प्राप्त होती है तथा इनका उपयोग औषधि निर्माण और चर्म शोधन के रूप में किया जाता है।
अब हमारा नेक्स्ट आता है खैर या अक्स या कटेचू के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश के खैर वृक्ष शिवपुरी, मुरैना, जबलपुर, उमरिया, सागर, दमोह, गुना आदि जिलों में पाए जाते हैं। खैर का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है और जिसके कारखाने शिवपुरी और बानमौर में स्थित हैं। अब आता है लाख। लाख जो कि टैकार्डिया लेका है, यह एक प्रकार की प्राकृतिक राल होती है जो मादा लाख की जो लेसिफेरा लेक्का के श्रावण से निर्मित होती है। एसाइडोल, मंडला, ढिंडोरी, दमोह, सागर जिलों में पलास, बेरी, कुसुम, अरहर आदि के वृक्षों पर इसकी खेती की जाती है और लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और लाख का सरकारी कारखाना जो है वो उमरिया जिले में स्थित है। अब आता है महुआ। महुआ जो कि मधुका लॉन्गिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला आदि जिलों में महुआ का उत्पादन होता है और इसका उपयोग औषधि बनाने, तेल निकालने और एल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश की प्रमुख वन एवं वनोपज है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली योजना आती है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। यह जो योजना है यह लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 1991 में भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से इस योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों की आकस्मिक मृत्यु व दिव्यांगता की दशा में सहायता या बीमा राशि प्रदान करना होता है। अब हमारी दूसरी परियोजना आती है चरण पादुका योजना के बारे में। यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली जिले में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते चप्पल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब आता है हमारी नेक्स्ट परियोजना दीनदयाल वनांचल सेवा के बारे में। इस योजना का प्रारंभ 20 अक्टूबर 2016 को किया गया, जिसका उद्देश्य सुदूर वनांचलों में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों या योजनाओं का लाभ वनवासियों तक पहुंचाना है। तो यह रोजगार या वन से संबंधित प्रमुख योजना है। अब पढ़ते हैं वन से संबंधित संरक्षण पुरस्कार के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2008 से 9 से प्रतिवर्ष वन संरक्षा या वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों के लिए दिया जाता है। फिर आता है कि यह पुरस्कार 5 वर्गों में प्रदान किया जाता है, जिसमें यह उत्कृष्ट संस्था को 1 लाख रुपये एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 50-50 हजार रुपये और वन्य प्राणियों की रक्षा के अदम्य साहस, वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपये की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पुरस्कार बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार। यह जो पुरस्कार होता है जिसे 2010 में शुरू किया गया था, इसे 2 श्रेणियों में दिया जाता है। यह विंध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार दिया गया और राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं। विंध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार जो दिए जाते हैं, इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो वनों एवं वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण के संदर्भ में रहती है। संरक्षण, संवर्धन एवं उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान एवं वीरता के संदर्भ में दिया जाता है। द्वितीय पुरस्कार जो है वह 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तृतीय पुरस्कार के अंतर्गत 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें जो दूसरा क्षेत्र होती है, जो राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है, वह निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के संदर्भ में दिया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, द्वितीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 1 लाख रुपए और तृतीय को 50,000 की राशि प्राप्त होती है। अब पढ़ते हैं वन्य प्राणी पुरस्कार के बारे में कि वन्य प्राणी के संदर्भ में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा 2008 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार संस्थापित किया गया था। यह पुरस्कार के अंतर्गत उप वन संरक्षक या सहायक वन संरक्षक के स्तर के लिए 1, वन क्षेत्रपाल स्तर के लिए 1 और उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल या वन संरक्षक के स्तर के लिए 4 पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक पुरस्कार राशि इसकी 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। अब वनों से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों को जानते हैं कि वनों से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत आता है कि मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी USAID द्वारा वर्ष 2012 में होशंगाबाद एवं हरदा वनमंडल एवं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जानें तो मध्य प्रदेश में जो वन प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें वन विद्यालय तथा इसके प्रशिक्षार्थी को बताया गया है, जिसमें वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय जो बालाघाट में 1979 में स्थापित किया गया था, वह उसके अंतर्गत वन क्षेत्र रक्षक, वनपाल और वन क्षेत्रपाल इसके प्रशिक्षणार्थी आते हैं। वन विद्यालय बैतूल के अंतर्गत इसमें वन संरक्षक या वनपाल आते हैं। वन विद्यालय शिवपुरी के अंतर्गत वन रक्षक या वनपाल आते हैं। फिर वन विद्यालय गोविंदगढ़ रीवा के अंतर्गत वन संरक्षक आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वन विद्यालय जो कि झाबुआ में स्थित है, इसमें वन संरक्षक या वनपाल आते हैं। फिर राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौड़ जो सिवनी 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके अंतर्गत वन रक्षक या वनपाल आते हैं जिनको प्रशिक्षार्थी होते हैं। फिर इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी होशंगाबाद में है, जिसमें वन संरक्षक या वनपाल आते हैं। फिर आता है जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया जो कि वन संरक्षक वनपाल, इसके अंतर्गत प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश में पारिस्थितिकी एवं मौसम परिवर्तन के पूर्वानुमान के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा वर्ष 2012 में बैतूल जिले में तावड़ी में राज्य का प्रथम कार्बन प्लस टावर व वर्ष 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में द्वितीय कार्बन प्लस टावर स्थापित किया गया है। प्रदेश में वनों के विस्तार की जो 1 जुलाई 1996 से लागू किया गया और वर्ष 2017 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से केरवा भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। अब आता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा वर्ष 2016 में पहली बार संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्धों की गणना की गई, जिसमें प्रदेश में 7 प्रजातियों में लगभग 7,000 गिद्ध संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है और जो वर्ष 2021 में फरवरी माह में गिद्ध गणना करना प्रदेश स्तर पर प्रस्तावित है। और वर्ष 2015-16 में राजकीय पक्षी मछली जो है महिषीर के संरक्षण हेतु खरगोन जिले में बड़वाह में प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। फिर आता है कि वर्ष 2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध वन परिवहन की रोकथाम के लिए ऑपरेशन MP वायु 2017 कार्यक्रम चलाया गया है। फिर आता है कि प्रदेश में बांस उत्पादन अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में 28 जिलों में कुल इतने, इसमें जो पुराना डेटा है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 29 जिलों में 925 वनग्राम हैं। फिर आता है कि वर्ष 1862 में भारत की प्रथम ब्रिटिशकालीन जो वन नीति बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में वन विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य लघु वनोपजों या औषधीय उत्पादों और समुचित बाजार उपलब्ध कराना है। इसके संदर्भ में यह वन से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं जिसके अंतर्गत अभी हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके और भी जो बचे हुए टॉपिक हैं जिसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। और इसी भी तरीके से वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए, क्लास को इस सीरीज श्रृंखला को कंप्लीट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।